गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं स्टूडेंट्स आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। और जैसा कि बच्चों आपको याद होगा, लास्ट क्लास में हम कौन सा चैप्टर कर रहे थे? लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, जिसमें हम क्या जान रहे थे? अनीस जंग इसकी क्या है बच्चों? ऑथर है, और वो हमें उन बच्चों के बारे में स्टोरीज बता रही हैं जो क्या है, जो अनफॉर्चुनेट है, जिनका बचपन उनसे छीन लिया गया। किसके कारण बच्चों? जस्ट वन रीजन वॉज बिकॉज ऑफ पोवर्टी, गरीबी के कारण उनसे इसमें हम सबसे पहले कहानी देखते हैं साहिब आलम की, जो कहाँ से आया बच्चों? अपनी फैमिली के साथ बांग्लादेश ढाका से शिफ्ट हो गए हैं। कहाँ पे बच्चों? दिल्ली सीमापुरी के इलाके में वो रह रहे हैं। कौन से एरियाज में रह रहे हैं? स्लम्स वाले एरिया में वो रहते हैं। ठीक है। यहाँ पे एक दिन अनीस जंग उन्हीं के नेबरहुड में रहती है, और वो इन बच्चों को रोज दौड़ते हुए देखती हैं। ठीक है। बच्चों की टोली है जो क्या करते हैं, ये रैग पिकर्स है बच्चों, यानी कि कूड़ा बीनने का काम ये लोग करते हैं। ठीक है। सुबह उठते ही इनको जो ऑथर है वो कंपेयर करती है मॉर्निंग बर्ड से। जिस तरह से सुबह उठते ही आपको चिड़ियों की चहचहाट सुनाई देने लगती है, ये बच्चे भी कुछ ऐसे ही है। सुबह सुबह ही अपना बैग उठाते हैं और कूड़ा बीनना शुरू कर देते हैं, और पूरा दिन भर ये लोगों की आवाजें आती रहती हैं थ्रू आउट द स्ट्रीट्स। और शाम को सूरज ढलते ढलते ये लोग शांत हो जाते हैं, अपने घर चले जाते हैं। और जो ऑथर है वो इन्हें क्या कहती है? आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज, क्योंकि ये लोग सब क्या है? बेयरफुट है। इनके किसी के पास भी स्लीपर्स या शूज नहीं है। जिसपे ऑथर इनसे पूछती हैं कि तुम लोगों ने शूज क्यों नहीं पहने, स्लीपर्स क्यों नहीं पहने? जिसपे ये कहते हैं कि कुछ ना कुछ फालतू के बहाने देते हैं। लेकिन ऑथर ये समझ जाती है कि जिन लोगों के पास दो वक्त के खाने के भी पैसे नहीं है, तो वो शूज वगैरह तो उनके लिए बहुत दूर की बात हो गई, लग्जरीज वाली बात हो जाती है। ठीक है। तो इसलिए उन्हें खुद को ऐसा महसूस होता है कि उन्हें ये क्वेश्चन उनसे नहीं पूछना चाहिए था। जैसे कि साहिब आलम से वो एक बार पूछती है कि क्या तुम्हें अपने नाम का मतलब पता है? और साहिब आलम का मतलब क्या था स्टूडेंट्स? हमें याद करो। हमने लास्ट क्लास में देखा था साहिब आलम का मतलब होता है द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। जिसकी पूरे ब्रह्मांड पे हुकूमत हो, उसे साहिब आलम कहा जाता है। लेकिन आप खुद सोचिए, एक रैग पिकर का नाम साहिब आलम है, तो अगर जिस दिन उसे अपने नाम का मतलब पता चलेगा कि वाकई में मेरे नाम का क्या मतलब है, तो उसे कैसा महसूस होगा अपनी अगर करंट सिचुएशन से वो उस चीज को कंपेयर करे अगर तो। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है? इसके बाद फिर जो ऑथर है वो साहिब आलम से पूछती हैं कि क्या तुम स्कूल जाना चाहते हो? वो कहता है हाँ मैं स्कूल जाता, अगर यहाँ आसपास कोई स्कूल होता। जिसपे वो एक फॉल्स प्रॉमिस कर देती है साहिब आलम को कि अगर मैं तुम्हारे लिए स्कूल बनाऊं तो क्या तुम वहां पे एडमिशन लोगे? साहिब आलम कहता है बिल्कुल हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से जो ऑथर है वो ये जानती है कि ये जस्ट एक फेक प्रॉमिस है, क्योंकि स्कूल बना पाना कोई बहुत आसान बात नहीं है एक नॉर्मल इंसान के लिए। लेकिन फिर उन्हें ये भी लगता है कि इन लोगों की तो पूरा जीवन ही फॉल्स प्रोमिस पे खड़ा हो रखा है। और किस तरह से हो रखा है बच्चों, हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि इनको यहाँ पे शिफ्ट क्यों किया गया। इनको यहाँ पे लाया गया कुछ ग्रीडी पॉलिटिशियंस के द्वारा, सिर्फ और सिर्फ अपनी वोटर लिस्ट को इंक्रीज करने के लिए, एक वोट बैंक बनाने के लिए इनको यहाँ पे लाया गया। और लाके कैसे बसा दिया गया है? बिल्कुल जैसे एनिमल्स रहते हैं उस तरह के जीवन को ये जी रहे हैं, स्लम्स में, झुग्गी झोपड़ियों में जी रहे हैं। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ इनको खाने के लिए राशन दे दिया जाता है, और इनसे फॉल्स प्रोमिस, झूठे वादे किए जाते हैं कि तुम्हारे बच्चों को एजुकेशन मिलेगी, तुम्हारे पास बिजली होगा, पानी होगा, ये सारी फैसिलिटीज तुम लोगों को मिलेगी। लेकिन ऐसी कोई भी फैसिलिटीज इन लोगों को नहीं मिलती है बच्चों। ठीक है। तो क्योंकि इनका पूरा जीवन ही किस पे, जीवन की बुनियाद ही फॉल्स प्रोमिस है, तो इनके लिए अगर कोई एक और फॉल्स प्रोमिस ऑथर यहाँ पे कर देती है स्कूल बनाने का, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाती है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आप सभी को क्लियर था? इनके घरों के बारे में हमें बताया गया था कि दे आर मेड ऑफ मड विद रूफ्स। इनके कैसे हैं? टिन और टार्पलिन के इसमें रूप्स है। और करीबन 10,000 रैग पिकर्स रह रहे हैं बच्चों इस एरिया में, जो दिल्ली के आउटस्कर्ट वाला एरिया है। आउटस्कर्ट का मतलब होता है बाहर। ठीक है। जिसे हम बोलते हैं ना कि किसी शहर के बाहर का एरिया आउटर एरिया कहलाता है। आउटस्कर्ट्स वो है सीमापुरी। सीमापुरी बाहरी एरिया है, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली से कनेक्टेड है, लेकिन इट इज स्टिल फार अवे फ्रॉम दिल्ली। इसको मेटामॉर्फिकली बोला गया है। मेटामॉर्फिकली मतलब कि भले ही बहुत पास है, लेकिन दूरियां बहुत ज्यादा है। ठीक है। बगल में आप देख रहे हैं इतनी बड़ी ऑथर रह रही है, और उन्हीं के बगल में स्लम्स है। तो आप देख सकते हैं बच्चों, आपने बहुत जगह ऐसा देखा भी होगा पहले भी कई इंसिडेंसेस में, कि एक साइड पॉश कॉलोनीज है और उसके जस्ट पीछे ही आपको क्या देखने के लिए मिल जाते हैं? स्लम्स मिलने के लिए, देखने के लिए मिल जाते हैं। तो आप खुद लगा लीजिए कितना बड़ा डिफरेंस है इंडिया में। एक जगह तो मतलब अगर सिर्फ और सिर्फ
हम 10 मीटर की दूरी पे बहुत ज्यादा अमीर लोग रह रहे हैं और उन्हीं से 10 मीटर की दूरी पे कौन रह रहे हैं, बहुत गरीब लोग रह रहे हैं बच्चों, जिनका कि 2 वक्त के लिए सर्वाइव कर पाना भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है। जस्ट लिविंग टू फीड देयर स्टमक, एम्प्टी बेलीज, और उतना भी वो नहीं कर पा रहे हैं। और फिर हमने क्या देखा था बच्चों लास्ट में, कि एक दिन अनीस जंग जो है, ऑथर जो है, वो वहां की उस स्लम की कुछ लेडीजों से बात करती हैं, कुछ औरतें हैं उनसे बात करती हैं और ये कहती हैं कि तुम लोग यहाँ पे इस कंडीशन में क्यों रह रहे हो, इतने फटे पुराने तुम लोगों ने साड़ियां पहनी है, ऐसी हार्श कंडीशंस में आप लोग कैसे सरवाइव कर रहे हो, जहाँ पे कि ना तो एक बेटर सैनिटरी व्यवस्था है, ना ही यहाँ पे ड्रेनेज अच्छा है, पानी आप लोगों के लिए साफ नहीं आता, तो आप यहाँ पे क्यों रह रहे हैं, क्या ऐसी मजबूरी है। जिसपे वो कहती हैं कि एटलीस्ट हम लोगों का जो पेट है वो यहाँ पे भरा हुआ है, हम लोगों को खाने के लिए खाना मिल जाता है, और ऐसी जगह में रहने का क्या फायदा, भले ही वहां पे ग्रीन फील्ड थे, जहां से ये लोग आए हैं वहां ग्रीन फील्ड थे एंड रिवर्स थे, लेकिन उनसे हम अपना पेट नहीं भर सकते थे। ठीक है, हमें सर्वाइव करने के लिए खाना चाहिए और वो हमें यहाँ पे मिल जाता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं। ठीक है बच्चों, wherever they find food they pitch their tents that become transit homes। और जहां भी इन लोगों को खाना मिलता है, क्योंकि इनके लिए सर्वाइवल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज खाना है, ठीक है, जीवित रहने के लिए खाना इन्हें खाना है, और जहां पे इन्हें खाना मिलता है ये वहीं पे अपने टेंट्स लगा देते हैं, और वो उनका क्या बन जाता है बच्चों, ट्रांजिट होम्स का मतलब होता है, ट्रांजिट का मतलब टेम्पररी, टेम्पररी होम्स इनके वो बन जाते हैं। ठीक है, चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, और यहाँ पे ही इनके बच्चे पलते हैं, बड़े होते हैं, बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और ये लोग भी फिर इनके सर्वाइवल में पार्टनर बन जाते हैं। ठीक है, जिस तरह से इनके पेरेंट्स अपने आप को जिंदा रखने के लिए, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए छोटे मोटे काम करते हैं और ऑड वर्क्स करते हैं, जैसे कूड़ा बीनना, नालियां साफ करना, ये सारी चीजें जो करते हैं, छोटे मोटे जो काम है बच्चों, ये लोग भी बच्चे उनमें अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करने लगते हैं, क्योंकि इन्हें एजुकेशन वगैरह का कोई इनकी इंपॉर्टेंस नहीं है इनकी लाइफ में। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मींस रैग पिकिंग, और अगर हम सीमापुरी की बात करें तो वहां सर्वाइवल के लिए सिर्फ ये लोग एक काम कर सकते हैं, वो है रैग पिकिंग, यानी कि कूड़ा बीनने का काम। थ्रू द ईयर्स इट हैज एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ अ फाइन आर्ट, और अब धीरे धीरे, क्योंकि ये लोग ये काम बहुत सालों से कर रहे हैं बच्चों, आपने देखा था 1971 में ये लोग यहाँ पे सीमापुरी में आ चुके थे, तो 71 से लगा लीजिए अब कितने साल हो गए, 30 प्लस 50 और 55 अराउंड, इतने ईयर्स हो चुके हैं इन लोगों के यहाँ पे, 50-55 साल हो चुके हैं, और अब ये लोग इस कूड़ा बीनने के काम में क्या हो गए हैं, दे हैव बिकम, इट हैज बिकम अ फाइन आर्ट फॉर देम, ये अब इसमें आर्टिस्ट बन चुके हैं, ये इस कला को अच्छे से सीख चुके हैं कि इतना सारा अगर कूड़े का ढेर है तो उसमें से कैसे अपने काम की चीज निकाल लेनी है वहां से। ठीक है, गार्बेज टू देम इज गोल्ड, इनके लिए जो गार्बेज है, कूड़ा है, हम जिन चीजों को यूजलेस समझते हैं, कूड़ा समझते हैं, ये उन चीजों में से भी ढूंढ करके अपने काम की चीजें निकाल लेते हैं। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि गार्बेज टू देम इज गोल्ड, हमारे लिए वो गार्बेज है, लेकिन इन लोगों के लिए वो क्या है, गोल्ड, यानी कि खजाना है। ये उसमें से बहुत सारी चीजें निकाल लेंगे, जैसे मान लीजिए मेटल के पीसेस अलग कर देंगे, जो प्लास्टिक चीजें होंगी वो अलग होंगी, और हर चीज का कुछ ना कुछ, वो चीजें आपको पता है कि रिसाइकल होती है, फैक्ट्रीज में ये लोग ले जाते हैं और वहां पे जाके वो चीजें रिसाइकल होकर इनको उसका दाम मिल जाता है। तो इसलिए फॉर देम गोल्ड इज, गार्बेज इज गोल्ड। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि वाई फॉर रेड पिकर्स गार्बेज इज गोल्ड। तो ये आपको बच्चों मैंने आपको समझा दिया है, आप क्या करेंगे, पूरा इसे एक्सप्लेन करके लिखेंगे। इट इज देयर डेली ब्रेड, और इसी के कारण ये रोज ब्रेड मतलब रोटी कमा पाते हैं, अ रूफ ओवर देयर हेड्स, और इन्हें अपने सर पे छत मिल पाती है, इन इवन इफ इट्स अ लीकिंग रूफ, और जिनकी छत कैसी है, भले ही वो लीक कर रही है, यानी कि उसमें जगह जगह पे छेद हो रखे हैं, बारिश का पानी वहां से, बरसात का पानी अंदर आता है, लेकिन एटलीस्ट इनके पास रहने के लिए छत तो है। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज इवन मोर, लेकिन ये बच्चों के लिए, ठीक है, बड़ों के लिए तो क्या है, सिर्फ अपनी रोजी रोटी कमाना और एक छत का व्यवस्था करना, इंतजाम करना, इतने तक ही रैक पिकिंग सीमित है। लेकिन बच्चों के लिए रैक पिकिंग का काम थोड़ा और क्यूरियोसिटी से भरा हुआ है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि शायद उनको वहां पे कुछ खेलने की चीजें मिल जाएंगी, कुछ टॉयज मिल जाएंगे, या कोई कॉइन मिल जाएगा जिसे लेकर के वो दुकान में जाके कुछ चीजें खा सकते हैं। तो बच्चों के लिए ये काम और भी ज्यादा क्या हो जाता है, क्यूरियोसिटी वाला हो जाता है। इस पे साहिब आलम ये बताते हैं
कि आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी, इवन अ 10 रुपी नोट, कि कभी कभी मुझे 1-2 रुपए इसमें मिल जाते हैं और कभी तो मुझे 10 रुपए का नोट भी मिला है। His eyes lighting up, और ये देखते ही उनकी आंखें चमक जाती हैं। When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging for this hope of finding more. और जब भी आपको एक सिल्वर कॉइन, यानी कि जो सिक्का होता है बच्चों, ठीक है, जो कॉइन होता है उसको सिल्वर कॉइन उन्होंने कहा है क्योंकि वो सिल्वर और क्रोम की उसमें होता है, तो उसको सिल्वर कॉइन से डिनोट करें। कि जब कभी भी बच्चों को एक सिक्का अगर गार्बेज में मिल जाता है तो इतने खुश हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि अगर एक सिक्का मिल सकता है तो इस तरह के और भी बहुत मिल सकते हैं, तो और ज्यादा उसको ढूंढते हैं और एक्साइटमेंट के साथ। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। और यहाँ से हमें पता चल पाता है कि कूड़े का सिर्फ और सिर्फ महत्व जो है वो बच्चों के लिए कुछ ज्यादा ही अधिक है उनके पेरेंट्स से। उनके पेरेंट्स तो यहाँ तक सीमित है कि हाँ ठीक है, 2 वक्त की रोटी और उनको रहने के लिए छत मिल जाएगा, लेकिन बच्चों के लिए उसके मायने कुछ ज्यादा ही आगे तक है। फॉर द चिल्ड्रन इट इज रैप्ड इन वंडर। जो कूड़ा है उनके लिए क्या है बच्चों, वंडर है, यानी कि चमत्कार है। उसमें चमत्कार क्या होता है बच्चों, हम सरप्राइज हो जाते हैं, हमें नहीं पता होता है कि इसके अंदर क्या मिल सकता है। जैसे कोई सरप्राइज गिफ्ट रखा हुआ है, हमें कोई पैक करके गिफ्ट ला के रख दे रहा है, तो वो हमारे लिए फुल ऑफ वंडर्स है। हम सोचते रहते हैं कि शायद इसमें ये होगा, ये होगा, ये होगा, ठीक है, वो हमारे सरप्राइज गिफ्ट है। लेकिन इन बच्चों के लिए, सीमापुरी में रहने वाले बच्चों के लिए, ये गार्बेज ही उनके गिफ्ट है। उन्हें लगता है कि शायद आज पता नहीं हमें इसमें से क्या मिलेगा, क्या हमारा ये ट्रेजर होगा, क्या खजाना हम आज इसमें से ढूंढ पाएंगे। फॉर द एल्डर्स इट इज अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल। लेकिन बड़े लोगों के लिए ये कोई वंडर की बात नहीं है, क्योंकि देखो बच्चों, बड़े लोगों में समझ होती है, उन्हें पता होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा इसमें क्या ही ढूंढ लेंगे। लेकिन छोटे बच्चों के लिए तो अगर उन्हें कोई टूटा हुआ कार या फिर बाइक टॉय ही मिल जाए तो वो उनके लिए क्या है, बहुत बड़ी बात है। ठीक, तो बड़े लोगों के लिए ये सिर्फ एक मीन्स ऑफ सर्वाइवल है, ठीक है, लेकिन बच्चों के लिए क्या है, इट इज वंडर्स विच इज रैप्ड। यहां तक सभी को क्लियर है? After this, one winter morning, I see Sahib standing by the fenced gate of the neighborhood club, watching 2 young men dressed in white playing tennis. I like the game, he hums, content to watch it standing behind the fence. I go inside when no one is around, he admits. The gatekeeper lets me use the swing. एक दिन क्या होता है बच्चों, एक दिन सुबह की बात है, सर्दियों की सुबह की ये बात है। जो अनीस जंग है ऑथर, वो साहिब को खड़ा हुआ देखती हैं एक फेंस नेबरहुड, मतलब अपने पड़ोस में ही एक फेंस क्लब होता है बच्चों, किसका, टेनिस का क्लब है, वहां पे वो साहिब को खड़ा हुआ देखती है और जो देख रहा है अंदर 2 लड़कों को खेलते हुए, जिन्होंने बच्चों टेनिस की ड्रेस पहनी हुई है और वो टेनिस खेल रहे हैं। और साथ ही साथ वो ये कहता है कि मुझे ये गेम बहुत अच्छा लगता है और मैं यहाँ आके इस गेम को देखता हूँ और कभी कभी मैं अंदर भी जाने जहाँ चले जाता हूँ और गेट कीपर मुझे अंदर जाने देता है एंड लेट मी यूज द स्विंग, और ये झूले वगैरह जो है मैं वो खेल पाता हूँ। साहिब टू इज wearing tennis shoes that look strange over his discolored shirt and shorts। और साहिब ने खुद भी टेनिस शूज पहने हुए हैं जो बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहे हैं उसके, क्योंकि जो ऊपर के कपड़े हैं, अटायर है, वो कैसा है, बहुत फेडेड और बहुत ही फटे पुराने कपड़े पहने, लेकिन नीचे से उसने टेनिस शूज पहने हुए। और फिर इस पे वो कहता है कि समवन गेव देम टू मी, ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, कि ये मुझे किसी ने दिए हैं। मे भी हो सकता है वहां पे जो टेनिस खेलने आते हो बच्चों, उनके पास वो शूज पुराने हो गए, तो उन्होंने बाहर खड़े इस बच्चे को देखा और उसे अपने शूज दे दिए हो। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय, किसी रिच बॉय के वो डिस्कार्डेड शूज थे। डिस्कार्डेड मतलब वो अब उसको रिजेक्ट कर चुका है, उसके लिए वो अब खराब हो चुके हैं, तो उसने वो साहिब आलम को दे दिए। who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them। और यहाँ पे बच्चों हमें एक बात पता चलती है कि उन शूज में क्या हो चुका है, होल हो चुका है, यानी कि थोड़ा सा छेद है, जिस वजह से वो उसके किसी काम के नहीं रहे, तो उसने साहिब को वो शूज दे दिए। डज नॉट बॉदर हिम, लेकिन साहेब को उनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नंगे पैर घूमने से तो लाख गुना बेहतर है बच्चों कि एक फटा हुआ शूज पहनना। For one who has walked barefoot, even shoes with a hole is a dream come true, but the game he is watching so intently is out of his reach। लेकिन अनीस जंग अपने मन में सोचती है कि चलो ठीक है, इसने शूज तो पहन लिए टेनिस वाले, लेकिन जिस गेम को ये इतने ध्यान से देख रहा है और ये कह रहा है कि मैं इस गेम को खेलना चाहता हूँ, लेकिन ये गेम तो इसके आउट ऑफ रीच है। आप सभी जानते हैं बच्चों, जो टेनिस जो गेम है, इट्स नॉट अ नॉर्मल गेम, इसको हर कोई नहीं खेल सकता, बहुत ही ज्यादा महंगा गेम होता है। और आपने देखा होगा मोस्टली इसको बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और अमीर लोग ही ये गेम खेलते हैं। अगर मैं इसे कंपेयर करूं फुटबॉल से या फिर दूसरे गेम से,
फिर इवन क्रिकेट से, क्रिकेट एक ऐसा गेम है जिसे हर कोई व्यक्ति खेल लेता है, फुटबॉल भी कोई भी खेल लेता है, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट है ये कोई बहुत ज्यादा इसमें नहीं लगती है। अगर फुटबॉल आपको खेलना है तो एक फुटबॉल खरीद सकते हैं कोई भी आप, और अगर क्रिकेट खेलना है तो जगह हर जगह खाली रहती है, सिर्फ आपको एक बैट और एक बॉल चाहिए। बट टेनिस खेलने के लिए बच्चों आपको एक प्रॉपर लॉन चाहिए, बहुत सारी चीजें होती हैं, और फिर जाके ही आप टेनिस खेल सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं टेनिस इज नॉट मेंट फॉर मिडिल क्लास और पुअर पीपल, इसे सिर्फ और सिर्फ अमीर लोग ही खेल सकते हैं। और तभी अनीस जंग ये सोचती हैं कि जो ये गेम है ये साहिब के रीच से, पहुंच से बहुत ज्यादा दूर ये गेम है। This morning Sahib is on his way to the milk booth. In his hand is a steel canister. और फिर दूसरे दिन भी वो साहिब को देखती है जो मिल्क बूथ पे जा रहा होता है, उसके हाथ में एक स्टील का कनिस्टर है। कनिस्टर क्या होता है बच्चों? एक कंटेनर होता है। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड ही सेज। और जिस पूछने पे, ऑथर के पूछने पे, ये साहिब कहता है कि मैं अब एक टी स्टॉल पे काम करता हूँ जो रोड के किनारे पर है। पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, उस और इशारा करते हुए वो बताता है ऑथर को। देख सकते हैं बच्चों आप, यहाँ पे ऑथर उससे पूछ रहे हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, और उसने कनिस्टर अपने पास पकड़ा हुआ है और वो इशारा करके बता रहा है कि मैं अब इस टी शॉप में काम करता हूँ। आई एम पेड 800 रुपीज एंड ऑल माई मील्स। और मुझे कितने रुपए दिए जाते हैं? 800 रुपए दिए जाते हैं, और जितना भी मेरा 3 वक्त का खाना होता है वो मुझे मिल जाता है। डज ही लाइक द जॉब? क्या उसे जॉब पसंद है? आई आस्क, मैं उससे पूछती हूँ। His face, I see, has lost the carefree look. लेकिन जब मैं अब उसके चेहरे को देखती हूँ तो जो एक बेपरवाह लुक उसके चेहरे पे, चमक उसके चेहरे पे हुआ करती थी। बेपरवाह, केयर फ्री का मतलब है बच्चों कि आपको किसी चीज की कोई चिंता नहीं है, आप बिल्कुल एकदम मस्त हैं अपनी दुनिया में, आपको किसी चीज की कोई टेंशन नहीं है, ना आप किसी के लिए क्या है आंसरेबल है, ना आपको किसी चीज का किसी का कोई जवाब देना है। आप फ्रीडम है आपके पास, आप जहां जाना चाहें, जैसे घूमना चाहें वैसे घूम सकते हैं। लेकिन अब साहिब आलम ये सारी चीजें नहीं कर सकता, क्योंकि वो बच्चों, वो एक जॉब कर रहा है, वो किसी के अंडर काम कर रहा है, उसका खुद का टी स्टॉल नहीं है, वो किसी के टी स्टॉल पे काम कर रहा है, तो उसे उसके अकॉर्डिंग ही टाइम पे आना पड़ता है, वहां पूरा दिन रहना पड़ता है, और उसकी सारी बातें माननी पड़ती हैं। अब उसके चेहरे पे आप वो केयर फ्री लुक देख नहीं सकते। अब उसे बहुत सी चिंताएं होती है, उसे पैसे जमा करने हैं, बहुत सारी चीजें हैं। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर। यहाँ पे ऑथर कहती हैं कि जो स्टील कैनिस्टर है वो बहुत भारी लग रहा है, कंपेयर अगर हम करें उसे उस कैरी बैग से, उस प्लास्टिक के बैग से जिसे वो कैरी किया करता था, उसमें सारे क्या कूड़ेदान, कूड़े को रखा करता था। द बैग वॉज हिज, द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, साहेब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। यहाँ पे बच्चों ध्यान से समझना कि ऑथर कहना क्या चाह रही है। वो ये आपको लग रहा है कि वो सिर्फ ये कह रही है कि स्टील का कैनिस्टर बहुत ज्यादा भारी है उसके बैग से। कहने का मतलब थोड़ा और डीप है, वो ये समझाना चाह रही है कि भले ही हो सकता है कि जो गार्बेज का बैग वो पहले लेकर पूरा दिन भर घूमता रहता था, वो भले ही भारी हो, क्योंकि उसमें बहुत सारा गार्बेज होता था, और ये स्टील कैनिस्टर तो बहुत छोटा है, लेकिन स्टिल स्टील कैनिस्टर का वेट ज्यादा है। वेट ज्यादा क्यों है? क्योंकि अब उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ चुकी है। अब वो अपना खुद का मास्टर नहीं है। खुद का मास्टर होना यानी कि हम जो चाहते हैं वो अपनी मर्जी से करते हैं, जैसा हमारा मन करता है हम वो करते हैं, हम किसी के लिए भी आंसरेबल नहीं होते, अकाउंटेबल नहीं होते, ठीक है, हम किसी के अकॉर्डिंग काम नहीं करते। लेकिन अब जो साहिब है वो अपने अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, उसे जो टी ऑनर है, जिसका वो कनिस्टर है, ठीक है बच्चों, पहले जो उसका बैग हुआ करता था वो उसका खुद का बैग था, उसको जितना मन करता था वो उसमें सामान डालता था, कभी ज्यादा डालता था, कभी कम डालता था, जितने देर उसे कूड़ा बीनना होता था वो अपने मन के अकॉर्डिंग बीना करता था। लेकिन अब वो यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकता है टी स्टॉल में, उसे अगर जितने देर की शिफ्ट अपने काम करना है वो उसे करना ही है। इसलिए कहा गया है कि स्टील कनिस्टर भारी है, और जो उसका बैग हुआ करता था वो हल्का है, यानी कि हमें उसको बोझ के रूप में बताया जा रहा है कि अब उसके ऊपर एक बर्डन आ चुका है, और उसका ओनर, उसका मास्टर अब कौन बन चुका है? जो टी स्टॉल का ओनर है वो उसका मास्टर है। क्योंकि पहले क्या होता था, साहिब आलम खुद का मास्टर खुद ही हुआ करता था, वो अपने मर्जी के अकॉर्डिंग काम करता था। तो यहाँ पे बच्चों हमारी ये वाली स्टोरी फिनिश हो जाती है। साहिब आलम की जो फर्स्ट पार्ट है वो हम कंप्लीट करते हैं। आई होप सभी बच्चों को यहाँ तक क्लियर है। स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट द सेकंड पार्ट ऑफ द स्टोरी। और सेकंड पार्ट का हमारा नाम है बच्चों, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। ठीक है, यहां से आपका स्टोरी का सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है।
मुकेश, और इस कहानी का बच्चों मेन कैरेक्टर, जैसे पिछली स्टोरी में आपका मेन कैरेक्टर साहिब आलम था, इस कहानी में आपका जो मेन कैरेक्टर है वो कौन है स्टूडेंट्स? मुकेश है। स्टार्ट करते हैं। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसेस। मुकेश क्या कहता है कि मैं अपना खुद का मास्टर बनूंगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम इसे साहिब से कंपेयर करें तो साहिब अपना आप खुद का मास्टर नहीं है, वो अपनी जो फ्री विल थी उसको अब खो चुका है, क्योंकि वो अब किसके अंडर आ गया बच्चों? टी स्टॉल ओनर के अंडर आ चुका है। लेकिन ऑन द अदर हैंड मुकेश ये कहता है कि मुझे अपना खुद का मास्टर बनना है, और मैं कैसे बनूंगा? मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। इस पे ऑथर अनीस जंग उससे कहती हैं कि डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? क्या तुम्हें कार्स के बारे में, गाड़ियों के बारे में कुछ पता है? मुकेश सेज आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार। मैं कार चलाना सीखूंगा। ही आंसर्स लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज। और मेरी आंखों में देखते हुए ये कहता है कि मैं कार चलाना सीखूंगा। हिज ड्रीम looms like a mirage amidst the dust of streets that fill his town फिरोजाबाद। उसके सपने हैं पर बच्चों उन सपनों में वो सपने कैसे लगते हैं? कि मिराज की तरह लगते हैं, एक धोखे की तरह। मिराज आप लोगों को पता है क्या होता है? मिराज जिसे कि हम कह सकते हैं मृग तृष्णा, जो कि एक झूठी इमेज हमें दिखाई देती है, उसको हम कहते हैं बच्चों मिराज। तो ये भी ड्रीम, उसका जो ड्रीम है कार चलाने का, खुद की कार ओन करने का, उसे चलाने का, ये एक मिराज की तरह लगता है, एक झूठ की तरह लगता है। क्योंकि अगर हम उसकी करंट सर्कमस्टांसेस देखें तो वो कैसे रह रहा है बच्चों? धूल और मिट्टी के बीच में रह रहा है। कौन से टाउन में? फिरोजाबाद के शहर में। और फिरोजाबाद किस लिए फेमस है बच्चों? वो वहां की लाख की चूड़ियों के लिए फेमस है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज इन मेकिंग बैंगल्स। यहाँ पे हर फैमिली, हर एक परिवार सिर्फ और सिर्फ चूड़ियां बनाने में क्या रहता है? बिजी रहता है। यानी कि उन लोगों का सबका प्रोफेशन ही क्या है? चूड़ियां बनाना। इट इज द सेंटर ऑफ इंडिया ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। यहाँ पे कांच की चूड़ियां आपको देखने के मिलती हैं। वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेस। यहाँ पे बहुत सी परिवारों ने क्या? जनरेशन, पीढ़ियों दर पीढ़ियां काम किया है फर्नेसेस के सामने, इन भट्टियों के सामने, जहाँ पे क्या किया जाता है बच्चों? जो चूड़ियां हैं उन्हें आकार दिया जाता है। वेल्डिंग ग्लासेस, क्योंकि ग्लासेस को क्या करना पड़ता है? जो कांच है उसे वेल्ड करके बेंगल की फॉर्म देनी पड़ती है, बेंगल की आकार देनी पड़ती है। मेकिंग बेंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स। ऐसा लगता है कि भारत या पूरे देश भर में जितनी भी औरतों ने जो चूड़ियां पहनी है वो सब की सब यहीं पे ही बन रही हैं। मुकेश फैमिली इज अमंग देम। और मुकेश की का जो परिवार है वो भी उन्हीं परिवारों में से एक है जो क्या बनाता है? चूड़ियां बनाने के प्रोफेशन में लगा हुआ है। None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces without with high temperatures in dingy cells without air and light। और इन लोगों में से किसी को भी ये पता नहीं है कि इस तरह से छोटे बच्चों से काम करवाना क्या है? एक इलीगल है, एक अपराध है। ठीक है, ये किस में आ जाता है बच्चों? ये चाइल्ड लेबर, ठीक है, बाल मजदूर के भीतर ये अपराध आता है। जहाँ पे इतने छोटे छोटे बच्चों को क्या करा जा रहा है? ग्लास की इन भट्टियों में क्या किया जा रहा है? काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जहाँ पे इतना ज्यादा हाई टेम्परेचर है, और जो गैस इवॉल्व हो रही है, गैस निकल रही है उन फर्नेसेस में से, वो इन बच्चों की आंखों के लिए और सेहत के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। दैट द लॉ इफ इन्फोर्स्ड could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes। और अगर कानून अगर सही तरीके से अपना काम करे तो 20,000 से भी ज्यादा ऐसे बच्चे हैं जो अपना बचपन गुजार रहे हैं या फिर वेस्ट कर दे रहे हैं इन भट्टियों में पूरा दिन भर काम करते हुए, और इस वजह से इनकी आंखों की रोशनियां भी क्या हो गई हैं? कमजोर हो गई है। Mukesh's eyes beam as he volunteers to take me home, which he proudly says is being rebuilt। और फिर मुकेश बहुत ही खुशी के साथ मुझे अपना घर दिखाने के लिए ले जाता है, और साथ ही साथ ये भी कहता है कि मेरा घर फिर से रीबिल्ट हो रहा है, फिर से तोड़ के उसे फिर से बनाया जा रहा है। We walk down stinking lanes, choked with garbage, past homes that remain hovels with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of humans and animals coexisting in a primeval state। और जब जो ऑथर है अनीस जंग उसके घर की तरफ जाती हैं तो वो वहाँ क्या देखती हैं? स्टिंकिंग लेन्स, यानी कि गलियां हैं जहां से क्या आ रही है बच्चों? बदबू आ रही है। ठीक है, चोक्ड विद गार्बेज, चारों तरफ क्या पड़ा है? कूड़ा कचरा चारों तरफ पड़ा है।
नो विंडोज, उनके किसी के भी घरों में ना तो कोई खिड़कियां हैं। क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस, और वो चारों तरफ इतने सारे लोग देखने के लिए मिल रहे हैं, इतने कम एरिया में भीड़ बहुत ज्यादा है, और उनके साथ साथ एनिमल्स भी वहीं रह रहे हैं, चारों तरफ जानवर भी देखने को मिल रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि प्रिमेवल स्टेट, यानी कि वो बहुत समय में, बहुत पुराने वक्त में कहीं आ गई हो, ऐसा ऑथर को फील हो रहा है। He stops at the door of one such house, और इसी तरह के एक घर के सामने आकर के वो खड़ा हो जाता है। Bangs a wobbly iron door with his foot, और अपने दरवाजे को, घर के दरवाजे को पैर से मारते हुए खोलता है बच्चों, हिट करके खोलता है, एंड पुशेस इट ओपन, और उसे खोल के अंदर चला जाता है। वी एंटर अ हॉल बिल्ट शेक, और फिर हम एक कमरे में आते हैं जो कैसा है, एक हाफ बिल्ट शेक है, यानी कि वो पूरी तरह से बना हुआ नहीं है, टूटा फूटा है, और टेम्पररी घर आप उसे समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में तो हम इतना ही रखेंगे मुकेश की स्टोरी को। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि मुकेश की क्या सिचुएशन है, किस तरह के घर में वो रहता है, और क्या जो उसका ड्रीम है एक मोटर मैकेनिक बनने का, वो उसे पूरा कर पाता है या नहीं। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।